ॐ वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेवपट्टी। आज शास्त्री तृतीय वर्ष के लिए पुनः मैं ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आप लोग से जुड़ रहा हूं। आज हम लोग पाणिनि दर्शन के जो पूर्व में शास्त्री द्वितीय खंड में स्फोट के संबंध में पढ़े हुए थे, उसी को आगे पाठ को बढ़ाते हुए स्फोट पर अन्य शंका समाधान, मीमांसक क्या कहते हैं, न्यायिक क्या कहते हैं, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। बच्चों, ननु स्फोटास्यार्थ प्रत्यायकत्वं न घटते विकल्पाः सहत्वात् किमभिव्यक्त्यः स्फोटर्थं प्रत्ययायात्यनिव्यक्तो वा न चर्मः सर्वदार्थप्रत्ययालक्षणाकार्योत्पदा प्रसंगात् स्फोटस्य नित्यत्वापि उपगमेन निरपेक्षस्य हेतु सदाह सत्वेन कार्यस्य विलंबायोगात्। पूर्व पक्ष कहते हैं कि स्फोट में भी अर्थ का प्रतीत कराने की शक्ति नहीं मानी जा सकती, क्योंकि दोनों ही विकल्प इस विषय में असिद्ध हो जाते हैं। क्या स्फोट अभिव्यक्त होकर अर्थ कराता है या बिना अभिव्यक्ति ही हुए? दूसरा पक्ष ठीक इन्हीं हो सकता है। दूसरे पक्ष का खंडन सरल है, अतः पहले उसे ही लेते हैं। जैसे सुई कढ़ाई बनाने के लिए किसी लोहार के पास हम जाते हैं तो सबसे पहले सुई बनाते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी जो अर्थबोधक रूपी कार्य का उत्पादन सदा ही होता रहेगा, क्योंकि स्फोट की नित्य मानते हैं। अर्थबोध वही कारण है जो अभिव्यक्ति की अपेक्षा नहीं रखता, उसकी सत्ता सदा ही रखेगी। इसीलिए अर्थबोध रूपी कार्य के उत्पादन में विलंब की संभावना ही नहीं। अभिप्राय यह है कि अर्थ प्रतीत को कार्य और स्फोट को कारण मानते हैं। कार्य कारण का संबंध सदा रहता है, चूँकि अभिव्यक्ति रूप में ही स्फोट अर्थबोध कराएगा, अतः अभिव्यक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः नित्य स्फोट नित्य रूप से बराबर अर्थबोध ही कराता रहेगा। अथैतद्दोषपरिजिहीर्ष्याभिव्यक्तः स्फोटर्थः प्रत्ययायातीत काक्षी क्रियते तथाभ्यः व्यञ्जनोऽन्तो वर्णाः किं प्रत्येकविव्यञ्जयति सम्भूय वा। पक्षद्वयेऽपि वर्णानां पक्षकत्वेत पक्षे भवता ये दोषाः भासितास्य एव स्फोटाभिव्यञ्जनाकत्वपक्षेन व्यावर्तनीयाः तदुक्तं भट्टाचार्येण मीमांसा श्लोकवार्तिके। भट्टाचार्य ने अपनी मीमांसा श्लोक वार्तिकी में कहे हैं कि यस्यानवयः स्फोटो व्यञ्जते वर्णबुद्धिभिः सोऽपि पर्जानो यागेन नैके नापि विमुच्यति। पूर्व पक्षी आगे कहते हैं कि अब यदि उक्त दोष के बचने के लिए आप व्याकरण लोग यह पक्ष ले लें कि अभिव्यक्ति ही होने पर स्फोट अर्थ की प्रतीति करता है, फिर भी हम विकल्प रखेंगे कि अभिव्यक्त करने वाले वर्ण क्या क्या एक करके स्फोट की अभिव्यक्ति करते हैं, या सब एक साथ मिलकर। दोनों ही पक्षों में वर्णों के वाचक मानने पर आप व्याकरणों में जो जो दोष आरोपित किए हैं वे दोष ही स्फोट को अभिव्यंजन मानने पर
आप पर ही उलट दिए जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। यदि वर्ण एक एक करके स्फोट की अभिव्यक्ति करते हैं तो ऐसा देखा नहीं जाता। पुनः यदि एक ही वर्ण की अभिव्यक्ति हो जाती है तो किसी पद के दूसरे तीसरे आदि वर्णों का उच्चारण ही क्यों किया जाएगा। इसके अलावे पद में जितने वर्ण हैं उतने स्फोटों की अभिव्यक्ति एक ही पद से हो जाएगी। दूसरा पक्ष वर्ण मिलकर स्फोट की अभिव्यक्ति करते हैं। क्षणिक वर्णों का समूह संभव ही नहीं है, वे इतनी शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं, अतः स्फोटवादियों का सिर पर उन्हीं का शस्त्र चला दिया जाएगा। इसे कुमारिल भट्ट ने भी मीमांसा श्लोक वार्तिक में कहा है कि जिसका यह सिद्धांत है कि स्फोट अवयवों से रहित तथा वर्णों से ज्ञान से अभिव्यक्त होता है, वह स्फोटवादी व्याकरण भी अपने ही द्वारा उठाए गए प्रश्नों में एक प्रश्न से भी निकल नहीं सकता। स्फोटवादी ने अपने विरोधियों से जो प्रश्न ऊपर किए हैं उनमें सबके सब हम स्फोटवादियों पर ही फेंक देते हैं। एक भी प्रश्न का उत्तर ये तो दे जाने कि एक प्रश्न का भी उत्तर इनमें नहीं दिया जा सकता। यदि स्फोट को अवयव युक्त माने तो ये कह सकते हैं कि एक एक वर्ण से खंड स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, परंतु ये तो स्फोट के अवयवों से रहित भी मानते हैं। विभक्तन्नेको वर्णेषु सुप्तिगन्तं पदम् इति पाणिनिना जे विभक्त्यन्त्याः पदम् इति गौतमेन च पदसंज्ञायां विहितत्वात् संकेत गृहेणानुग्रहवासद्वर्णेषु पदबुद्धिर्भविष्यति तर्हि सर इत्येतस्मिन् पदे यावन्तो वर्णस्तावन्तः एव रस इत्यत्रापि एवं वनं नवं नदी दीनां रामो मारो राजा जारे इत्याद्ये कृत्वभेदप्रतीतिनां स्यादिति चेत न क्रमभेदेन भेदसंभवात्। तथा कहते हैं कि पाणिनि ने सुबंत और तिबंत को पद माना है। पाणिनि जी ने सुबंत और तिगंत को पद मानते हैं तथा गौतम ने विभक्ति के अंत होने वाले वर्णों को पद मानते हैं। इस प्रकार दो बड़े बड़े आचार्य विभक्त्यंत वर्णों को ही पद संज्ञा कहते हैं। तो इन वर्णों के उत्तरोत्तर सहायक संबंध मानकर वर्णों को ही तो पद कहना पड़ेगा। उक्त दो आचार्यों के सूत्रों को ध्वनि होता है कि वर्ण समुदाय ही पद है, उसके अतिरिक्त स्फोट नाम का कोई पदार्थ नहीं है। यह प्रश्न हो सकता है कि वर्ण तो शीघ्र ही नष्ट होने वाला है, उनका समूह कैसे हो सकता है, परंतु वृद्ध व्यवहार अवि के द्वारा हम वर्ण समुदाय में संकेत ग्रहण करेंगे कि अमुक वर्ण समुदाय अमुक वस्तु से संबंध है। पूरे समुदाय में से एक ही अर्थ की प्रतीत होगी। अब इन विनाश वर्णों में उत्तरोत्तर अनुग्रह भाव होगा। एक वर्ण दूसरे वर्ण की सहायता करता चला जाएगा और विद्यमान वर्ण समुदाय एकात्मक अर्थ मान लेंगे। अतः समूह की कल्पना से भी पदबोध हो सकता है। व्याकरण बीच में छेड़ते हैं कि तब तो सर इस पद में जितने वर्ण हैं उतने ही रस में भी है। इसी तरह वन नव नदी के उदाहरण दिए कि जो में भी बराबर ही वर्ण है तो अर्थभेद की प्रतीत नहीं होगी। विरोधी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, वर्णों की क्रम में भेद होगा तो अर्थ में भी भेद पड़ेगा। यदुक्तम तैतायितै तौतातितै कहते हैं कि यावन्तो यादृशा जे च यदर्थ प्रतिपत्तये वर्णाः प्रज्ञात सामर्थ्यास्ते तथैवावबोधकाः तस्माद् श्रेयश्चभ्यो समो दोषो न तैनाश्चद्यो भवतीति न्यायद्वाराणामेव वाचकत्वेपपत्तो नातिरित्पस्फोटः कल्पना कल्पत इति चेत। तौतातित अर्थात कुमारिल का कहना है, कुमारिल तौतातितै कुमारिल का कहना है कि जिन वर्णों की सामर्थ्य अर्थबोध करने की शक्ति अच्छी तरह मालूम हो कि ये अर्थ की प्रतीति करा सकते हैं, ये वर्ण चाहे जितनी संख्या में हो,
जिस प्रकार के हो वे उसी प्रकार के अर्थ को बोध करा सकते हैं। जिस अर्थ का बोध कराने की शक्ति वर्णों में होती है वे उसी वर्ण अर्थ का बोध कराते हैं। इसीलिए जब दोनों का दोष एक ही तरह का है तो उस दोष के एक बिगड़ना ठीक नहीं है। इस न्याय के यह सिद्ध होता है कि वर्ण ही वाचक है, उनसे भिन्न स्फोट की कल्पना करना ठीक नहीं है। यहाँ मीमांसों का पूर्व पक्ष समाप्त हुआ। जब दो व्यक्तियों में दोनों का समान दोष हो, दोनों का परिहार भी एक ही हो, तो वैसे विषय को विचार करते समय एक व्यक्ति को दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। कहते हैं यश्चोभयो समो दोषः परिहारोऽपि वा समः नैकः पर्जन्यो यक्तस् व्यस्तादृक्य विचारणे। और तद्देतकाशकुशालम्बं कल्पसूत्रं विकल्पानुपत्ते किं वर्णमात्रं पदवत्यावलनं वर्णसमूहो वा नाद्यः परस्पर विलक्षण वर्णमालायां भिन्नः निमित्तं पुष्पेषु विना सूत्रं माला प्रत्ययावादित्यं पदमिति प्रतीदपत्तेरनुपपत्ते नापि द्वितीयः उच्चरीयः पदस्थानां वर्णानां समूहभावात् संभवात्। व्याकरण के लोग उत्तर देते हैं कि नदी में डूबते हुए व्यक्ति जैसे बहते हुए घास फूस का सहारा लेते हैं वैसे ही आपका यह तर्क है। इन दोनों को विकल्पों की असिद्धि हो जाती है। क्या अकेला वर्ण पद की प्रतीति कराता है या वर्णों का समूह पहला विकल्प ठीक नहीं है? क्योंकि जैसे फूलों में बिना सूत के माला की प्रतीत नहीं होती, उसी प्रकार एक दूसरे से विलक्षण वर्णों की माला होने पर भी अनेक वर्णों में अनस्तूय होने वाले किसी एक अभिन्न निमित्त के बिना यह एक पद है, ऐसी प्रतीति नहीं है हो सकती। दूसरा विकल्प यह भी ठीक नहीं है क्योंकि उच्चारण किए जाने के बाद नष्ट हो जाने वाले वर्णों का समूह कभी हो ही नहीं सकता। अतएव क्योंकि ऐसा मानने के अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। एक तरफ जब आप यह सिद्ध करेंगे कि वर्णों के कृत्रिम समूह से एकात्म अर्थ की प्रतीत होती है, तभी उस उपाधि शर्त के आधार पर वर्णों में पदत्व का बोध होता है, और दूसरी ओर वर्णों में पदत्व की सिद्धि करने पर यह सिद्ध होगा कि उसमें अर्थ का बोध होता है। पदत्व प्रतीत और अर्थबोध दोनों में कौन पहले होगा? तो एकार्थ बोध तथा पदत्व वर्ण समूह में नहीं है किंतु स्फोट में ही है। यदि स्फोट नहीं मानते तो इन दोनों के वर्णों में भी बैठना होगा, इससे अन्योन्याश्रय तो होगा ही, अतः वर्ण का वाचक नहीं हो सकते, तो स्फोट को मानना चाहिए। इस तरह से आज की कक्षा को मैं अगले कक्षा में आप लोगों को स्फोट पर अन्य आपत्तियां और समाधान के बारे में समझाएंगे। ऐसे तो न्यायिक और मीमांसा द्वारा वाद विवाद होते हुए स्फोट का बहुत वर्णन है, पदों में, वर्णों में। इस तरह से स्फोट के अब ये पूर्व पक्षी लोग भी आपत्ति कर सकते हैं कि यदि स्फोट के द्वारा अभिव्यंग होना मान भी ले, फिर भी तो पहले कहे गए पूर्व पक्ष के द्वारा आरोपित देखिए आरंभ विकल्पों के प्रसारण कारण चाहते हुए भी आप उनके चक्र में पड़ जाएंगे। जैसे कोई गिरवान रात में चुंगी देने के डर से दूसरे रास्ते से रात भर चले रहे इत्यादि उदाहरण है। तो अब हम लोग अगली कक्षा में स्फोट के और दार्शनिक तर्क वितर्क
करके वाक्य पदी के उदाहरण के साथ अगली कक्षा में इसका विधिवत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को मैं पुनः एक बार याद दिलाता हूँ कि आप सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे, घर में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और हमारे आचार्यों के द्वारा विभिन्न विषयों का पठन पाठन हो रहा है। आप घर पर से ही इस विषय के पठन पाठन करेंगे और परीक्षा में उपयोगी जो प्रश्न पत्र हैं हम लोग प्रयास करते हैं कि उसी के साथ आप लोगों को तैयारी हो, और जहाँ तक हम लोग के प्रयास से हो सकता है हम लोग उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। तो अगली कक्षा में पुनः आप लोग के साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी कक्षा के पाठ्यक्रम को देखते रहेंगे। धन्यवाद।